देवरानी की तो छत्ती। देवरानी जेठानी की लड़ाइयां तो न जाने कौन से युग से चली आ रही हैं। शादी को चाहे 2 दिन हुए हो या साल, ये लड़ाई तो बरकरार रहती है और बढ़ती उम्र के साथ साथ और मसालेदार होती जाती है। ठीक उसी शराब की तरह जो जितनी पुरानी हो उतनी ही नशीली हो जाती है। शराब से याद आया, इसी बात पर निर्मला निवास की बहुएं रसोई में काम करती हुई बातें कर रही थी। मेरे करण को तो किसी चीज की गंदी आदत नहीं थी, ना बेफिजुल घूमना फिरना, ना कोई लड़की का चक्कर, बस पढ़ना और थोड़ा बहुत खेलना। अब बच्चा है तो खेलेगा ही, पर लगता है तुम्हारा बेटा मेरे करण के बोर्ड्स खराब करके ही मानेगा। शायद बेफिजुल बड़बड़ाने में आप ये भूल गई हैं भाभी कि आपका बेटा मेरे बेटे से बड़ा है। प्रेम छोटा होकर आपके बेटे को कैसे बिगाड़ सकता है, जरा मुंह फाड़ने से पहले सोचा तो कीजिए। मैं मुंह फाड़ती हूँ कि तू मुंह फाड़ती है? और इसी मुंह से निकल गई बाबूजी को नागिन। आज मरे हैं क्या बाबूजी? उनको तो मरे 10 साल हो गए। हाँ तो तेरी शादी को कितने साल हुए? 14 साल। 4 साल भी अपने ससुर को भोग नहीं पाई तू। उस दिन तूने ही परोसा था ना बाबूजी को खाना, मैं तो ना आ रही थी। अब क्या खिलाया तूने ये तो तू ही जाने। मैं तो कितने सालों से खिला रही थी उन्हें, तब तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर मुझे उन्हें जहर खिलाना होता ना भाभी, तो शादी की रात ही खिला देती। 2 साल 4 साल इंतजार नहीं करती। तो मुंह खोलने के पहले सोचा कीजिए। और जिस हिसाब से आप कह रही है ना, मुझे तो लगता है इस सब में आपका ही हाथ था, क्योंकि कौन दोपहर के 2 बजे नहाने जाता है। हार्ट अटैक से मौत हुई थी बाबूजी की, तो क्या मिला दूंगी खाने में? अपनी बात आई तो हार्ट अटैक से मौत हुई थी और मैंने बोल दिया तो जहर है। और रोज की तरह फिर सवेरे सवेरे अपनी दोनों बहुओं का कलेश सुनकर पार्वती रसोई में आती है। मर गया तुम्हारा ससुर, वो तो स्वर्ग में है, नरक में तो मैं हूँ। उसकी मौत पर मत रो, उसे जहाँ जाना था वो चला गया। जब वो जिंदा था तब भी तुम दोनों का यही कलेश था, तुम लोगों का यही कलेश खा गया उसे। अब मैं जिंदा हूँ तो मेरे मरने की तैयारी तो मत करो, चुप रहो दोनों। इसमें मैंने क्या किया माँ जी? आप तो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती हैं। एक काम कर बहू, खा जा मुझे। हाँ, माले के जब भी ना करूं क्या मैं? एक माला फेरती नहीं कि तुम दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, जरा तो शर्म करो। वो लोग क्या सीखेंगे ये सब देखकर। रात के खाने के वक्त घर के दोनों बेटे विपुल और शुभम घर लौटते हैं। पूरा घर साथ में खाने बैठता है। क्या खाना बनाया मम्मी आपने? आहा, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। माँ जी, आपके लिए गरम फुलके लाऊं? अरे अभी तो 1 रोटी खाई है बेटा, और तो लूंगी है ना। सीमा किचन में फुलके लाने जाती है कि उसके पीछे से निराली डाइनिंग टेबल पर आकर सबसे पूछती है, कैसे लगा खाना सबको? करण, अच्छे से खाना बेटा, तेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, अभी तुझे हेल्दी रहना है। ठीक, तेरे लिए खास तेरी कटहल और मूली की सब्जी बनाई है मैंने। और माँ जी, दाल ठीक बनी है ना पालक की? आपको पसंद है ना? खाना तुमने बनाया? हाँ, तो जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ मैं ही तो कलछी चला रही हूँ। सीमा तो कह रही थी कि खाना उसने बनाया। और जैसे ही विपुल ये कहता है, निराली का पारा चढ़ जाता है। कहाँ है सीमा? बाहर आ तू, तब से एक फुलका नहीं बना तुझसे। अब खुद सोच लीजिए माँ जी, जिस औरत को एक फुलका बनाने में इतना वक्त लगता हो, वो पौने घंटे में क्या ही बनाएगी रोज खाना? हाँ, रोज मैं ही बनाती हूँ। सीमा बस रसोई में आकर मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। एक प्याज काटने में से आधा घंटा लगता है, सारा काम मुझसे करवाती है। और वाह भाई, खुद लूट लेती है। अब आप ना खाने की ड्यूटी बांध दीजिए, क्योंकि ऐसे सारा काम मुझ पर ही आ जाता है। जबान जल जाए आपकी भाभी। खाइए, माँ जी की सौगंध खाइए और बोल दीजिए कि मैं कुछ नहीं करती। रखिए ना माँ के सर पर हाथ। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कौन करता है सब कुछ? हे भगवान, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम दोनों के, मेरी सौगंध कोई मत खाओ। ये खाने का कलेश बहुत हो गया, कर ही देती हूँ ड्यूटी अलग। पर खाने की ड्यूटी अलग अलग टाइम पर करने से घर के कलेश खत्म होते हैं क्या कभी? जो यहाँ होते, दिन बीतते जाते हैं, सीमा और निराली के बीच झगड़ों के कलेश और कारण भी बढ़ते जाते हैं। नाश्ता तो मेरे हिस्से में ही आता है भाभी। मैं भी चाहूँ तो आपके बेटे को टिफिन में 2 रोटी कम दूं, पर ऐसे ओछे काम मैं नहीं करती, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान ना सब देख रहा है। पर रात के खाने में आप मेरे पति के प्लेट में कम सब्जी डालती हैं, उस वक्त सोचती भी नहीं। जब उस परमात्मा की लात पड़ेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी आपकी। यूं तो देवर बेटे के समान होता है, पर आपने तो उसे नौकर तक का दर्जा नहीं दिया। अरे मुझे क्यों पड़े लात? मेरे दुश्मनों को पड़े। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और अच्छे से समझ रही हूँ क्या चाह रही है तू। तू फिक्र मत कर, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। पर सिर्फ घर नहीं, मैं दुकान भी अलग करवाऊंगी। ये दोनों मिलकर विपुल और शुभम के बीच दरार डाले और बिजनेस का सत्यानाश करे, उससे अच्छा है कि अब इन दोनों को अलग ही कर दूं। और एक रात बच्चों के सोने के बाद घर में बैठती है सभा
जहाँ पार्वती कहती है, घर के इस रोज रोज के तमाशों से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उससे अच्छा है कि रिश्ता दूर ही रहे पर साथ रहे। घर का बंटवारा कर देते हैं। अब घर इतना बड़ा तो है नहीं, तो नुकसान तो तुम लोगों को ही सहना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे तो बच्चे आराम से पूरे हॉल में सो जाते हैं या पढ़ लेते हैं। अब घर आधा आधा होगा तो मेरा करण पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। फिर वही चीज, फिर वही बात हो गई ना माँ जी। और घर बटेगा आधा आधा, जबकि मेरे 2 बच्चे हैं और भाभी के 1। नुकसान तो मेरा होगा ना। और जब एक ही हॉल में पूरा परिवार बैठेगा तो भाभी को वक्त लगेगा क्या मेरे खाने पर नजर लगाने में? ऐसे भी वो तो मेरी रोटियां गिनती रहती हैं। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 2 छत्ती वाले हिस्सों को तोड़ देते हैं और ढलाई भी नहीं करवानी पड़ेगी, और ऊपर बनवा लेते हैं नया फ्लोर। हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। माना जरा सहना पड़ेगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। साथ में रहने से अच्छा है कि मैं 2 छत्ती में ही रह लूं। और धीरे धीरे ऊपर फ्लोर का काम शुरू हो जाता है और सीमा अपने परिवार के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाती है। दिन महीने में बीत जाते हैं और महीने सालों में। अब घर के तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे, खास करके श्वेता। पूरे घर में बस श्वेता की शादी को लेकर ही बात हो रही थी, पर श्वेता की लाइफ में तो कोई और ही था। रोज की तरह छिपकर श्वेता वैभव के बाइक से उतरकर अपने घर पर आती है, जहां उसकी बड़ी माँ उसे देख लेती है। वो बड़ी माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये तो उम्र है इन चीजों की। वैसे भी अब तो कोई बच्ची नहीं रह गई। मैं जब कंवारी थी ना, ये छोटे छोटे निक्कर पहनकर लड़कों के पीछे डंडे लेकर दौड़ती थी। तेरे नाना जी ने कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की। वो तो यहाँ आकर सर पर पल्ला आ गया और ऐसे फैंसी ड्रेस साड़ी में बदल गया। हाँ, तेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है, पर तेरी बड़ी माँ ऐसी नहीं है। कौन था वो लड़का है? रोज देखती हूँ मैं बाइक पर लेकर जाता है तुझे। मेरी कॉलेज में पढ़ता था बड़ी माँ, वैभव नाम है उसका। आप प्लीज मम्मी से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, वरना वो बेकार में बिगड़ जाएंगी। अरे तेरी माँ तो हर बात पर बिगड़ती है, तो आदमी बोलना छोड़ दे क्या बेटा? तू फिक्र ना कर, तू इस घर की इज्जत है। मैं बेकार में बात नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी अगर तू उस लड़की के साथ घूमेगी नहीं तो उसके बारे में जानेगी कैसे? अगर समझ में आए तो फिर इसी से शादी कर लेना, और सही ना लगे तो लड़कों की कमी है क्या? बाजार में से बेस्ट लड़का ढूंढ कर लाएंगे तेरे लिए। ये सुनते ही श्वेता अपनी बड़ी माँ के गले लग जाती है। अब तो श्वेता को अपनी माँ से ज्यादा निराली ही भाती थी। कहाँ थी तू इतनी देर तक? वो नीचे थी मम्मी, बड़ी माँ के पास बैठी हुई थी। जिंदगी में इस औरत ने मुझे जीने नहीं दिया। अब मेरे बच्चों को भी अपने पक्ष में करने लगी पड़ी है। एक पति कम था भाभी की चापलूसी करने, जो बच्चे भी बड़ी माँ करने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, वो तो बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। जाकर आई है ना बड़ी माँ के पास, तो उनकी तरफदारी तो करेगी ही। अब अगर शाम तक तेरी तबीयत बिगड़ी ना तो नजर उतारने मुझे मत कहना। न जाने तेरे बाप और तुम लोगों को क्या खिला देती है वो। ऊपर तो संग्राम हो ही रहा था कि करण नीचे आता है और प्रेम को आवाज लगाता है। अरे प्रेम भाई नीचे आ जा यार, गेड़िया मारने नहीं जाना क्या? दुकान में बैठा कर ये गेड़िया मारना छोड़ दे। प्रेम को देख कैसे पूरे 6 घंटे दुकान में ड्यूटी देता है। मैं प्रेम नहीं हूं माँ। अरे तो बन जा, अब तेरे पापा की उम्र हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं वो। आगे पहले ही प्रेम को कुछ सौंप देंगे। जब तेरे दुकान में बैठने की बारी आएगी ना तो 50-50 की जगह 75-25 का हिसाब हो जाएगा। तुम यार मम्मी घूम फिर कर वही पुराण शुरू कर देती हो। मैं जा रहा हूँ ऊपर प्रेम को बुलाने। करण जैसे ही ऊपर जाता है उसकी चाची उसे देखकर बैठने को कहती है। आ करण बैठ बैठ, नीचे के फ्लोर की तरह ये फ्लोर उतना हवादार नहीं है। चाची तेरी गरीब है, 2 छत्ती को ही फ्लोर बनाकर रहती है। अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सीलिंग छोटी है ना, दम घुटता होगा तेरा, पर क्या कर सकते हैं बेटा। जब तक प्रेम आता है मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूरियां तल कर लाती हूँ। सीमा करण को पूरियां खिलाती है। एक आप है चाची जो मन भरकर मुझे पूरी कचौड़ी खिलाती है, और एक मम्मी है मुझे तला हुआ खाना छूने तक नहीं देती। कहती है वजन बढ़ गया तो शादी में मुश्किल हो जाएगी। तेरी माँ तो बेटा शुरू से ही लोगों के खाने पर कंट्रोल करती आई है। अब मुझे क्या पता था कि अपने बेटे के साथ भी वो यही करेगी। खाना तो मन से खाना चाहिए। जिस लड़की की किस्मत में तू लिखा है ना वो तुझे मिलकर ही रहेगी, चाहे तू कितना ही मोटा रहे, चाहे कितना ही पतला रहे। हाँ, अब अगर मन में कोई है तो अपनी चाची को बता दे। अरे क्या चाची, आप भी कहाँ से कोई होगी? मम्मी किसी लड़की से बात करने देती है क्या मुझे? अरे पर कोई तो है तेरे जीवन में, क्योंकि मैंने देखा तो तूने वो स्टेटस लगाया था ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कोई है तो बता दे, मुझे कोर्ट मैरिज करवा दूंगी तेरे। खड़े होकर तेरे चाचा और मैं विटनेस बन जाएंगे। एक शाम श्वेता अपनी बड़ी माँ के साथ बैठी हुई थी और हमेशा की तरह घर की जेठानी अपने काम में लगी हुई थी। देवरानी की चुगली करने में। एक एक रोटियों के लिए तरसी हूँ बेटा मैं।
इस घर में ना तेरी माँ ने कब नहीं रुलाया मुझे, पर भगवान सब देखता है। तू ही बता, बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने करण के लिए टिफिन बॉक्स लेकर आई और तेरे और प्रेम के लिए ना लाई हूँ? मैंने तो सब बच्चों को बराबर देखा, पर तेरी माँ को घर की एकता भाई ही नहीं। ऊपर पूरा फ्लोर बना कर रहती है, फिर भी सबको पकड़ पकड़ कर कहती है 2 छत्ती में रहती हूँ, 2 छत्ती में रहती हूँ। ऐसी होती है क्या 2 छत्ती सोफे सेट के साथ? है पर मुझे क्या, मैं तो चाहती हूँ वो खुश रहे। तू ब्याह कर अच्छे घर में चली जाए बस। निराली श्वेता से सीमा की चुगली कर रही थी कि तभी सीढ़ियों से उतरकर सीमा बाहर जाने के लिए आती है और अपनी बेटी को अपनी जेठानी के साथ बैठा देख लेती है। एक ही तो बेटी है मेरी, उसे भी खाकर मानेगी क्या आप भाभी? अलग तो हो गई मैं, अब तो छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। बस मम्मी, कितना बोलोगी आप? नहीं नहीं श्वेता बेटा, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते, गलत बात। गुस्से में सीमा श्वेता के पास जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बस घर में मच जाता है बवाल। सभी भागते हुए वहां आते हैं। 85 साल की हो गई हूँ मैं, इस उम्र में भी तुम लोगों का कलेश शांत करती रहूं क्या मैं? और ये क्या सीमा, अपनी जेठानी का गुस्सा अपनी बेटी पर क्यों निकाल रही हो? कितने दिनों की मेहमान है वो बेचारी, ब्याह कर चली जाएगी कल को अपने घर। हाँ दादी माँ, मैं खुद नहीं रहना चाहती इस घर में, मैं जा रही हूँ वैभव के पास। वैभव? कौन है वैभव? शांत रहो शुभम, इतनी तेजी में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैभव दोस्त है उसका, मैं मिल चुकी हूँ लड़के से, अच्छा लड़का है। उसके परिवार वालों से बात करते हैं और विदा करते हैं लड़की को। अब जेठानी की हामी हो तो सीमा कैसे खुश हो सकती थी? सीमा तो पूरी तरह इस शादी के लिए मना कर देती है, पर यहाँ करण और प्रेम उसे मनाने में लगे हुए थे, तो वहां श्वेता ने खाना खाना छोड़ दिया था और परेशान होकर सभी वैभव के घर श्वेता का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। वैभव तो शादी के लिए तैयार ही था, तो रिश्ता फौरन पक्का हो जाता है और पहली बार देवरानी जेठानी मिलकर श्वेता की शादी की तैयारियां करने लगती है। आज पहली बार इतने सालों के बाद इन दोनों को मिलकर किसी एक काम के लिए लगे हुए देख रही हूँ। हे भगवान, ऐसे ही घर में शांति बनी रहे और ये दोनों मिलकर मेरे दोनों पोतों की शादी निकाल दे तो मैं कल ही स्वर्ग सितार जाऊं। अभी कैसे दादी, अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी मिलना है आपको, और फिर प्रेम का भी तो नंबर है। दोनों की शादी में आप मैंडेटरी हो। इन देवरानी जेठानी के प्यार पर हमें भरोसा नहीं है। फेरे पूरे हो जाते हैं और श्वेता विदा हो जाती है। अपनी श्वेता को जाता देख सीमा फूट फूट कर रोने लगती है, जहां उसे निराली संभालती है। खुश रहेगी तेरी बेटी, अपने मनपसंद के लड़के से शादी की है ना, और वैभव बहुत अच्छा लड़का है सच में। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, छोटी हूँ आपसे, पर कम जबान नहीं लड़ाई मैंने, पर आपने तो मेरी बेटी की शादी में मेरी मदद की, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तू तो छोटी है, बचपना तो होगा ही तुझ में, पर मुझ में तो बड़प्पन होना चाहिए था। पर मैं भी बच्चों की तरह लड़ती रही। अब सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। इतने सालों के बाद अपनी दोनों बहुओं को एक होता देख पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद देकर उन्हें गले लगा लेती है। अब मैं खुशी खुशी मर पाऊंगी, वरना हमेशा मेरे मन में यही खटकता रहता कि मेरा परिवार बढ़ चुका है, प्राण भी नहीं निकलते मेरे। ऐसे कैसे माँ जी, अभी तो आपकी करण की पसंद की हुई लड़की से भी तो मिलना है। शुभम, साथ में तू प्रेम के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दे, दोनों भाइयों की साथ में ही शादी करवा देंगे। यहाँ बेटी विदा हुई है, वहाँ 2 बहुएं साथ में आ जाएंगी। तो तुम्हारी 2 छत्ती मम्मी? आग लगी 2 छत्ती को, मैं तो वापस नीचे आऊंगी अपनी जेठानी के पास। ऊपर तो मेरा मन ही नहीं लगता था। क्या बताऊं भाभी, कितना कुछ है मेरे पेट में आपको बताने के लिए। अरे तेरी बहन की वो बेटी जो भाग गई थी, उसका क्या हुआ? और सब कुछ भूलकर देवरानी जेठानी अपनी बातों में लग जाती है। सीमा वापस से नीचे शिफ्ट हो जाती है। एक ही फ्लोर, एक ही रसोई, सब कुछ पहले की तरह, सब कुछ अच्छा चलता है। और 8 महीने बाद दोनों लड़कों की एक साथ शादी भी हो जाती है और दुल्हन बनकर प्रिया और नेहा अपने ससुराल आ जाती है। दरवाजे पर, पीछे हट जाओ नेहा, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो गृह प्रवेश पहले मेरा होगा। बिल्कुल सही कहा था मेरी माँ ने, लव मैरिज करके आएगी तो सर पर बैठकर तांडव करने की कोशिश करेंगी। मुझे लगा ये पुरानी बात है, पर देखो दरवाजे पर भी आपने अपनी औकात दिखा दी। अरे बेटा, ये क्या बात कर रही हो तुम लोग, साथ में दोनों का गृह प्रवेश करवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा सीमा तुमने। किसी तरह रात तो गुजर जाती है, पर अगली सुबह जैसे ही घर की नई देवरानी जेठानी रसोई के अंदर जाती है, अंदर से बर्तन फेंकने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है।
हे भगवान, मेरी बहुएं एक हुई तो मेरे पोते की बीवियां अलग हो गई। लगता है ऊपर की 2 छत्ती का दरवाजा फिर से खोलना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई न जाने कितने सालों से चलती आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी।